एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे होम मैनेजमेंट से वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड टॉपिक के बारे में। ये हमारा डिसीजन मेकिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस को चेक किया होगा जो यूपी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया है होम साइंस टीजीटी का, तो उसमें हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर डिसीजन मेकिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वैल्यूज के बारे में। ये सारी चीजें होती क्या हैं, कैसे इंटरलिंक्ड हैं और किस तरीके से ये वर्क करती हैं हमारी लाइफ में, और कैसे कैसे क्वेश्चंस इनसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी चीजों को आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज यू कैन सी, ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आज हम वैल्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बात करते हैं अपने लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान के बारे में। तो लक्ष्य, मूल्य और जो प्रतिमान है, यानी कि गोल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स को हम प्रतिमान या स्तर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं होम मैनेजमेंट में। मतलब आपका जो होम मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है जिसमें आप एक डेली सेवरल डिसीजंस लेते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए और अपनी लाइफ साइकिल को अच्छा बनाने के लिए, अपनी फैमिली को हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये जो प्रोसेस है वो हमारे गोल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड से मिलकर बनी हुई होती है, जिससे हम हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल पर अपना वर्क करते हैं। जो हमारी वैल्यूज होते हैं, गोल्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, दे आर इंटरलिंक्ड। ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। इनको आप ये नहीं कह सकते कि हम बिना वैल्यूज के अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं या फिर बिना गोल्स के हम अपने स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि हमारे तीनों ही चीजें चाहिए। दे ऑल आर 3 पिलर्स फॉर अवर अचीवमेंट, फॉर अवर प्रोसेस ऑफ अचीवमेंट, या फिर हम कहें हमारे होम मैनेजमेंट के 3 बेसिक पिलर्स होते हैं, वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड। इनके बिना हम अपनी जो डेली लाइफ की जो साइकिल होता है डेली लाइफ का, हमें कोई डिसीजन लेना है, हमें कुछ अचीव करना है, हमें अगर हम कुछ चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिना इन 3 पिलर्स के वर्क नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वैल्यूज के बारे में। वैल्यूज यानी कि हमारे मूल्य। मूल्य जो होते हैं वो मानव व्यवहार के प्रेरक कारक के समान कार्य करते हैं। यानी कि ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन बिहेवियर में। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस साइड ज्यादा है, ये सारी चीजें आपके वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं। वैल्यूज इस चीज को इफेक्ट करती है। हर व्यक्ति की वैल्यू अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। जैसे कि किसी की स्पिरिचुअल है, यानी कि कोई ज्यादा भक्ति भाव में रहना पसंद करता है। जैसे कि जो सेंट्स होते हैं, जो आपकी पूजा पाठ ज्यादा करते हैं, वो लोगों में स्पिरिचुअल वैल्यूज ज्यादा होती हैं। कुछ स्टूडेंट्स में एजुकेशनल वैल्यूज ज्यादा होती है। मीन्स जरूरी नहीं है कि वो अपनी किसी डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, उनको पढ़ना पसंद है तो वो कोई नॉवल पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, नहीं तो वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। उन लोगों को रीडिंग पसंद होती है, वो एजुकेशन से रिलेटेड उनकी वैल्यूज होती हैं, तो उन लोगों को पढ़ना पसंद होता है। जैसे कि मेरी वैल्यूज है कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना ज्यादा पसंद है। तो जरूरी नहीं है कि अगर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो मैं अपनी बुक्स को, अपने कंटेंट्स को, अपनी नॉलेज को मैं मतलब यूज नहीं करूंगी। तो मुझे ये चीज पसंद है तो मेरी वैल्यूज एजुकेशनल वैल्यूज से मैच करती हैं। साथ में ही स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो है। तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी कई सारी भी हो सकती हैं। जैसे एक पर्सन कई सारी वैल्यूज को भी कैरी कर सकता है। रिक्रिएशनल वैल्यू होती हैं, जैसे कि कई लोगों को खेलना, कूदना, डांस करना, ये सारी चीजें बहुत पसंद है, उन्हें मनोरंजन बहुत पसंद होता है। वो आप देखेंगे कि कई लोग सिर्फ हंसते खेलते रहते हैं, लोगों को, दूसरों को हंसाते रहते हैं। आपको छोटी छोटी बातों पे उनमें ह्यूमर होगा, तो वो रिक्रिएशनल वैल्यूज होती हैं। फिर उसके बाद है कई लोगों को कई लोग जो है वो ट्रुथ बोलते हैं, मतलब उनकी वैल्यू है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, तो उनकी वैल्यू होती है सत्या, यानी कि वो सच बोलेंगे। कुछ लोगों की वैल्यू होती है दाना। दाना मीन्स लिबरल गिविंग। वो अपनी चीज को बहुत आसानी से दूसरों को दे देंगे। उनको वो मतलब सोच के दान नहीं करेंगे कि आज ये दिन है, आज ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आज हम दान करेंगे, नहीं। उनकी हैबिट होती है, अगर उन्होंने कुछ बनाया है तो वो कोई गरीब आया तो अपने हिस्से का भी उनको दे दिया। तो इस तरीके की जो लिबरल गिविंग होती है, जो कि मेरी मदर में है, तो वो दाना वैल्यूज भी कई लोगों में होती हैं।
तो इस तरीके से हर किसी की वैल्यूज अलग अलग होती हैं। और कई लोगों की होती है कि रिस्पेक्टिंग अदर्स, मतलब वो दूसरों की इज्जत करते हैं, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो एक आपका मेड हो आपके घर की, चाहे आपके फादर हो, चाहे आप स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे आपके स्कूल का प्यून हो। तो पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट करेगा उसको, मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन की पोस्ट क्या है, इसकी मतलब वो कहीं भी किसी को कंपेयर ना करके उसकी रिस्पेक्ट में ज्यादा बिलीव रखेंगे। तो हमारी वैल्यूज जो है वो रिस्पेक्ट अदर्स भी हो सकती है। तो या तो आपकी वैल्यूज इसमें से क्लब करके हो सकती हैं या फिर सिंगल भी हो सकती हैं। तो हर व्यक्ति की अलग अलग वैल्यूज होती हैं या मूल्य होते हैं। मूल्य व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं, जो वैल्यूज होते हैं वो व्यक्ति की विशेषताओं को शो करते हैं कि मतलब ये पर्सन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें इस तरीके की वैल्यूज हैं। ऐसा होता है ना कि हमें कई लोगों को देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, हम उनको देख के खुश हो जाते हैं। मतलब अगर आप या फिर सैड होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो जो पर्सन बहुत ज्यादा हंसाता है, बहुत आपको बहुत खुश कर सकता है, तो आप उसको कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज ऐसी हैं, आपको मालूम है कि आप उसको कभी भी कॉल कर लोगे तो वो आपको हंसाएगा। और ऐसे ही जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप परेशान होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपने गलत डिसीजन ले लिया, तब आप बहुत दुखी हैं, तो आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड को या अपने किसी ऐसे रिलेटिव को फोन करते हैं जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। तो वो उसकी वैल्यूज हैं, आपको पता है कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए अगर इस बंदे को फोन करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, क्योंकि आप वो व्यक्ति की विशेषता है, उस विशेषता के कारण आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हैं और उस व्यक्ति को आप उसी विशेष समय पर कांटेक्ट कर रहे हैं। तो व्यक्ति की विशेषताएं व्यक्ति को मूल्यों को बताती हैं। मूल्य व्यक्ति की इच्छा और रुचियों को उत्पन्न करता है। जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमारी डिजायर्स को और हमारे इंटरेस्ट को डेवलप करती हैं, उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जैसे कि अगर मेरा जो इंटरेस्ट है वो मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे पढ़ना पसंद है, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि अगर मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो मैं अपनी बुक्स को बंद करके रख दूं। नहीं, मैं तब भी बुक्स परचेज करती हूँ, न्यू मैं पढ़ती हूँ। मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बहुत रेयरली देती हूँ क्योंकि मुझे मेरी कैपेसिटी पता है कि मैं कितना कर सकती हूँ, दूसरा मुझे पढ़ना पसंद है। ये चीजें सेकेंडरी हैं। तो मेरी जो रुचि है तो वो बुक्स खरीदने में, क्वेश्चन पेपर्स खरीदने में, जो इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट है, ये ही मेरी इच्छा होती है। तो इस तरीके से जो आपके जो वैल्यूज हैं वो आपके जो रुचि और इच्छाएं हैं उनको ड्राइव करते हैं, यानी कि उनको चलाते हैं एक तरीके से। फिर हम बात कर लेते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, जैसे कि प्रोफेसर मार्शल ने दी है। मूल्य वह काल्पनिक तत्व है जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। मीन्स वैल्यूज काल्पनिक होती हैं टोटली, क्योंकि आप उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर आप महसूस कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये इमेजिनेटिव फैक्टर पर वर्क करती हैं और इसीलिए इन्होंने कहा है कि ये परंतु ये व्यक्ति से संबंधित होती हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आर के मुखर्जी और बी सिंह की द्वारा। उन्होंने कहा है कि मूल्य वह सामाजिक स्वीकृत इच्छाएं हैं जो कि व्यक्ति में अधिगम सामाजिकरण के द्वारा प्रेरित होती हैं तथा यह व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ प्राथमिकताओं के साथ स्तर को प्रभावित करती हैं। यानी कि वैल्यूज आर सोशली अप्रूव्ड डिजायर्ड, ये वो एक समाज के द्वारा एक तो स्वीकृत होती हैं हमारी वैल्यूज। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू है, रिक्रिएशनल वैल्यू है, ये समाज के द्वारा स्वीकृत है। लेकिन अगर आपको पसंद है क्राइम करना, आपको नोटोरियस चीजें पसंद है जो लोगों को हार्म करती हैं, वो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं होती हैं, वो आपके क्राइम की कैटेगरी में जाती हैं, ना कि आपकी वैल्यूज की कैटेगरी में आती हैं। और ये जो होती हैं ये इंटरनलाइज होती हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, यानी कि व्यक्ति की जो सोशलाइजेशन है इन सारी चीजों से इफेक्टेड होती हैं। ये आपके जो सब्जेक्टिव परफॉर्मेंसेस होती हैं उनके थ्रू कनेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें मूल्य व सामाजिक स्वीकृत इच्छाएं हैं, मतलब समाज के द्वारा ये स्वीकृत होती हैं जो किसी व्यक्ति में अधिगम सामाजिकरण के द्वारा प्रेरित होती है। यानी कि जैसे कि मैंने अपनी मदर को देखा है मतलब लिबरल गिविंग, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज आएगी।
तो ये हम क्या देखते हैं, हम अधिगम करते हैं सामाजिकरण के द्वारा, मतलब किसी व्यक्ति को देखकर। अगर मेरी वैल्यूज हैं स्पिरिचुअल, तो मैंने देखा है मेरी फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो, उसी के कारण हमारी जो सामाजिक ये जो कंडीशंस होती हैं वो हमें प्रेरित करती हैं हमारे पर्टिकुलर वैल्यूज को अचीव करने के लिए, और यह व्यक्ति के वस्तुनिष्ठ प्राथमिकताओं के साथ स्तर को प्रभावित करती हैं। कि आपकी जो प्राथमिकताएं होती हैं, मतलब आपको क्या पहले चाहिए, उसके साथ साथ आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी इफेक्ट करती हैं। इनडायरेक्टली इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, थोड़ा सा घुमाकर कही है, लेकिन सच बात है कि हम जो अपनी वैल्यूज होती हैं अपनी समाज से ही ग्रैब करते हैं, वहीं से हम अपनी जो वैल्यूज होती हैं उन्हें सीखते हैं। फिर उसके बाद है हमारे निकेल एंड डॉर्सी ने कहा है, वैल्यूज आर मोटिवेटिंग फैक्टर इन दैट ह्यूमन बिहेवियर दैट, जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होती हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर में। दे प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड एनालिसिस। जो वैल्यूज होती हैं वो व्यक्ति को व्यक्ति से भिन्न करने में और उनको एनालिसिस करने में हेल्प करती हैं। these values qualities makes intelligence choice possible between alternatives। जब आपके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं तो उसमें आपको सही चुनने के लिए भी ये प्रेरित करती है। जैसे कि अगर हम यही कह लें कि अगर आप परेशान हैं तो आप अपनी अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट देखेंगे तो आप उसमें से एक सही पर्सन को चुनेंगे। वो पर्सन कौन होगा, जो आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इस तरीके से जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपको अलग बनाती हैं और आपको सही और गलत के डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद है हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि हमारे जो वैल्यूज होती हैं, जो हमारे मूल्य होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, यानी कि जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम पहचानना या फिर उनका चुनाव करना हमारे लिए कठिन होता है। हम किसी व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों से हम उसे पहचान सकते हैं, यानी कि जो हमारी जो वैल्यूज हैं हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। एक तो होता है कि व्यक्ति अंदर से कैसा है उसको कभी कभी हाइड कर जाता है, क्योंकि आपको तो वो बहुत अच्छा और ये शो करेंगे कि नहीं ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ही लिबरल पर्सन है और आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति अंदर से कुछ और होते हैं, मींस डबल फेस जो होते हैं। तो इस तरीके से ये डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब होती हैं। उसके बाद है इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब ये प्रति व्यक्ति तो व्यक्ति भिन्न होती हैं। आपकी जो वैल्यूज होती हैं कि जैसे मेरी वैल्यू है एजुकेशनल और स्पिरिचुअल, तो लेकिन मेरी मदर की वैल्यूज क्या है, गिविंग लिबरल। तो इस तरीके से जो आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टिव इन नेचर, यानी कि निर्देशन प्रदान करती हैं। हमारी जो वैल्यूज होती हैं वो व्यवहार के लिए निर्देशन प्रदान करती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको YouTube पर अपने जो मेरे नोट्स हैं मैं वो उनको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि जब मैं एग्जाम दूंगी और साथ में आप भी लोग एग्जाम देंगे, आप सारे व्यूअर्स, तो एक तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है। जो मेरे नोट्स हैं मुझे उन पर कॉन्फिडेंस था, मैंने उनकी तैयार किया था और मुझे लगता है कि मैं इनसे आगे भी अपना अचीवमेंट ले सकती हूँ। बट इससे क्या हुआ कि जो आपके जो पर मेरी जो वैल्यूज हैं उन्होंने बोला कि मतलब मैं किसी की हेल्प करूं, तो ये मेरे व्यवहार को निर्देशित कर रही हैं। इसीलिए मैंने एक YouTube चैनल क्रिएट किया और मैंने यहाँ वीडियोज अपलोड करना स्टार्ट किया। तो ये मेरे व्यवहार को निर्देशित कर रही हैं मेरी वैल्यूज। एजुकेशनल वैल्यूज है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज को, तो ये मेरी वैल्यूज जो है वो मेरे बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डेवलप पर्सनैलिटी, यानी कि जो व्यक्तित्व का जो निर्माण करती हैं वो हमारी वैल्यूज ही होती हैं, जो कि हमारी जो भी हमारा पर्सनैलिटी होती है वो हमारी वैल्यूज से ही डायरेक्टेड होती है। और इन्हीं वैल्यूज के कारण हमारे गोल्स बनते हैं और गोल्स हमारे स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। हमने लाइफ में क्या स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि हमें अगर हमें IAS या PCS की जॉब चाहिए तो हम उसी स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए अपने गोल्स बनाएंगे और उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए हम अपने कुछ वैल्यूज बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है
के फुलफिल डिजायर एंड प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। जो वैल्यूज होती हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और हमें संतोष प्रदान करनी है। जैसे कि वीडियो अपलोड करके जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद भी आपके जो कमेंट्स देखकर, जो लाइक्स देखकर, जो व्यूज देखकर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं अपने वैल्यूज पर वर्क कर रही हूँ और मेरी वैल्यूज मुझे सेटिस्फेक्शन दे रही है, मेरी इच्छा की पूर्ति कर रही हैं। फिर उसके बाद है इंटेंसिटी में डिफर पर्सन टू पर्सन। हर व्यक्ति के लिए तीव्रता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ये मेरा जो मोटिव है, मैं बार बार अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ सो दैट यू कैन कनेक्ट द कॉन्सेप्ट। अब मैं किसी और का यहाँ पर एग्जांपल नहीं दे रही हूँ कि एक ही एग्जांपल को मैं पिकअप करके चल रही हूँ। अगर आपको ये रिलेटेबल लगेगा तो आप उसको समझ पाएंगे। जैसे कि हर व्यक्ति के लिए इसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है वैल्यूज की। मेरे लिए जो तीव्रता है वो मेरा है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, मेरे लिए ये मेरी तीव्रता है। लेकिन आप में से किसी की तीव्रता होगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेकर अच्छे चैनल से मैं अपने गोल को अचीव कर लूं। तो हर व्यक्ति की वैल्यूज की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग हो सकती है। उसी के बेसिस पर लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और संतोष प्राप्त भी करते हैं। फिर उसके बाद आता है बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि परिस्थितियों पर भी के अनुसार भी काम करती हैं। यानी कि आपकी परिस्थितियां भी आपकी वैल्यूज को कभी कभी चेंज कर देती हैं और कभी कभी आपको अपनी वैल्यूज को चेंज करना पड़ता है। यानी कि जैसे कि अभी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी आती है और मैं वीडियोस अपलोड ना कर पाऊं, तो मेरी वैल्यू तो है, मैं करना तो चाहती हूं, लेकिन क्या हुआ कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, परिस्थितियां बदल गई। इसी कारण से मैं अपनी वैल्यूज होते हुए भी, अपनी इच्छा को दबाते हुए भी उस काम को नहीं कर पा रही हूँ। तो ये हमारे जो परिस्थितियों के अनुसार भी हमारी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। इसीलिए ये जो है ये फ्लेक्सिबल होती हैं और चेंज होती रहती हैं। फिर उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव ऑफ अवर कल्चर। जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करती हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। इंडियन बिहेवियर क्या है? टू गिव समवन, टू गिव मतलब आपको सिर्फ देना सीखना है, लेना नहीं। मतलब मुझे चाहिए नहीं, मुझे देना है। क्या होता है कि जब हम देने की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने आप मिलता है। आप किसी के लिए देंगे, कोई आपको देगा। जब आप सिर्फ ये सीखेंगे कि मुझे लेना है, तब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे और हर व्यक्ति सोचेगा कि मुझे मिल जाना चाहिए, मुझे किसी को देना ना पड़े। तो ये हमारे कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारा दान का प्रोसेस होती है, जैसे कि हम किसी को दान देते हैं, हम क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारी उस हैबिट को, हमारे उस कल्चर को स्टिल अभी भी जिंदा रखे हुए है। अगर हम लोग दान ना करें, जैसे कि जो हमारा कल्चर कहता है कि हमें कोई गरीब दिखता है या फिर कोई असहाय दिखता है, कोई नीडी पर्सन दिखता है, तो उसको दान करना चाहिए। हम इसको किससे कनेक्ट करते हैं? अपनी संस्कृति से। बट हमें गिविंग जो हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी एक वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वैल्यूज के बारे में। मतलब ऐसी कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो कि वैल्यूज को ग्रो करती हैं। मतलब कौन कौन सी सोर्सेज हैं जो कि एक रिसोर्स का काम करती हैं वैल्यूज को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला है हमारा फैमिली। पेरेंट्स जो है वो अपने काम के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा अपनी वैल्यूज को शो करते हैं। जैसे कि सच बोलना, दूसरों को रिस्पेक्ट करना, ये सारी वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारी फैमिली से मिलती हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है स्कूल। ये बड़े होते बच्चे क्या होता है? प्राइमरी हमारी जो लर्निंग होती है फैमिली से होती है, मदर से होती है। फिर उसके बाद हमारी स्कूल आता है। तो स्कूल में जब बच्चा जाता है, बड़ों के साथ अंतरक्रिया करता है, मिलता है, बातचीत करता है, तो वहां से भी हमें वैल्यूज सीखने को मिलती हैं। हम अपने एनवायरनमेंट में से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि कोऑपरेशन है। अब बच्चे क्लास में जा रहा है तो वहां पर कोऑपरेशन सीखेगा, वहां पर वो अपनी बारी का इंतजार करना सीखेगा, वहां पर वो पता है उसको कि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके साथ क्या होगा, कि उसको टीम से निकाल दिया जाएगा। वहां पर अगर वो अपना लंच शेयर करेगा तो उसके फ्रेंड्स बढ़ेंगे। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ से सीख रहे हैं? हम अपने स्कूल से सीख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा रिलीजन। जो रिलीजन है वो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यू को डेवलप करने का बहुत अच्छा सोर्स है।
इससे हम अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को सीखते हैं, मतलब हमारी लाइफ की क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है हमारे जीवन का। कई व्यक्तियों का दर्शन होता है कि उन्हें ईश्वर भक्ति में लीन रहना पसंद होता है, कई लोगों का होता है कि उन्हें एंजॉय करना है अपनी लाइफ को, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है। तो इस तरीके से जो हमारा रिलीजन होता है वो हमें सिखाता है, हमारी वैल्यूज को डेवलप करता है। और फिर हमारा फोर्थ आता है एक्सपीरियंसेस। बहुत सी वैल्यूज हम रोज के जीवन से प्राप्त करते हैं, जैसे इंटरेक्शन विद पब्लिक, फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। जैसे कि मुझे कई सारी चीजें आप लोगों से पता चलती हैं जब आप कमेंट्स में लिखते हैं कि नहीं हमें ये चीज ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो मैं अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई करती हूँ कि नहीं, मुझे जो लर्नर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अपनी इस चीज को करना है। नहीं तो आपके फ्रेंड से, आप अपने फ्रेंड के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता चला कि आपके फ्रेंड आपसे इस चीज छिपा रहे हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव या आपके कोई बहुत क्लोज पर्सन आपसे ऐसे कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यूज सडन चेंज हो जाती हैं, आप उसके लिए उतने प्यारे नहीं रहते हैं, है ना। डे टू डे लाइफ में हम इन सारी एक्सपीरियंसेस से अपनी वैल्यूज को चेंज करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर देती हैं, वो हमारी वैल्यूज को, वो हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा हम सीखते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ वैल्यूज के बारे में। हमारे टाइप्स ऑफ वैल्यूज कई लोगों ने दिए हैं, जैसे कि आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे पार्कर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी ने क्या क्या वैल्यूज को डिस्क्राइब किया है। एनसीईआरटी ने एक लिस्ट बताई है, जिस लिस्ट में उन्होंने बताया है कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, दूसरों को मदद करना जो कि हम स्कूल से सीखते हैं, सिंपैथी यह हम अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, अपने टीचर्स से सीखते हैं, फ्रेंडशिप जो कि हम अपने नेबरहुड में सीखते हैं, इनकी पड़ोस में सीखते हैं, या फिर अपने स्कूल्स में अपने फ्रेंड से सीखते हैं। फिर उसके बाद है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी बेसिकली हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा सीखते हैं, अपने टीचर्स से सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से भी कभी कभी ऑनेस्टी सीखते हैं। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे उनसे हम ऑनेस्टी सीखते हैं कि हमारे फादर ने क्या किया, कॉल आ रहा है किसी का, बोल दिया कि बेटा बोल दो पापा घर पे नहीं है, तो बच्चे ने क्या किया, इमीडिएटली उसने सीख लिया कि अच्छा हम झूठ भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी ईमानदारी जो है वो बच्चे को भी ईमानदार बनाती है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं, अगर आप गलत काम कर रहे हैं, तो बच्चा मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करके आपसे सीख रहा है। फिर उसके बाद है हमारी पीस, शांति, यानी कि आपके घर में किसी भी चीज को किस तरीके से डिस्कस किया जा रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं बच्चों पे, अगर उसने कुछ गिरा दिया, कुछ टूट गया, तो आप एकदम से चढ़ जाते हैं बच्चे के ऊपर। तो ये सारी वैल्यूज बच्चा सीख रहा है, वो आप आज उसके साथ करें, वो अपने छोटे भाई बहन के साथ करेगा, नहीं तो बड़े होकर पेरेंट बनेंगे वो तो अपने बच्चों के साथ करेंगे। तो जो शांति है वो आपकी इनर पीस जो होती है वो रिफ्लेक्ट होती है आपके बिहेवियर में, जो आप अनकॉन्शियसली करते हैं, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू बन जाती है, एक आपकी वैल्यू का फॉर्म ले लेती है, और वो इफेक्ट करती है आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली की पीस को। फिर आता है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये वैल्यू हर पर्सन में नहीं होती है। जैसे कि बच्चे, अगर आप लोग जैसे पेरेंट्स अगर पंक्चुअल नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा, वो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं करेगा, वो पंक्चुअल नहीं होगा, वो अपना लंच टाइम पर नहीं करेगा, बच्चा जो है वो खेलेगा टाइम पर नहीं, वो पूरे दिन खेलेगा। तो ये पंक्चुअलिटी, सुबह जगने के बाद आपको फ्रेशन अप होना है, उसके बाद आपको योगा एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आपको अपना नाश्ता करना है, नहाना है, ये एक पंक्चुअलिटी है। कोविड के कारण ये सारी ही चीजें खराब हो गई, क्योंकि बच्चे को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा, वो कभी भी जग रहा है, वो कभी भी नाश्ता कर रहा है, वो अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए वर्क नहीं कर रहा है। हम क्या कहते हैं, हम बच्चा है, अभी क्या जरूरत है फिजिकल फिटनेस पर वर्क करने की। बट ये जो हैबिट है वो आप कब से उस बच्चे में डेवलप करेंगे, बिल्कुल चाइल्डहुड से। उसको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमको डेली खाना है, जैसे हमको डेली सोना है, वैसे ही हमने डेली अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को रूटीन में लाना है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खाना सोना है। तो ये हमारी पंक्चुअलिटी में आना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारी रिस्पेक्ट, यानी कि हम दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि अगर आप मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से या फिर अपने हस्बैंड से या फिर अपने बच्चों से अगर रिस्पेक्ट से बात नहीं करती हैं, या फिर आपके सब्जी वाला है कोई, या फिर आपकी कोई मेड है, उससे अगर आप बदतमीजी से बात करते, तो बच्चा इनडायरेक्टली ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख रहा है। तो ये भी हमारी वैल्यू है जो कि एनसीईआरटी ने दी हुई है। फिर उसके बाद है निष्कपटता, यानी कि सिंसियरिटी भी बहुत जरूरी होती है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे कि बच्चे को पता है कि हाँ हमारे ऑनलाइन क्लास में ये पढ़ाया गया और हमें ये काम करना है, ये उसकी सिंसियरिटी है, वो अपने आप खुद से लेकर बैठ जाएगा। तो ये जो है ये भी एक वैल्यू है जो बच्चे में हर बच्चे में नहीं मिलती है। फिर उसके बाद है काइंडनेस यानी कि दयालुता। फिर है करेज यानी कि साहस।
हर व्यक्ति में एक स्टेप लेने का करेज नहीं होता है। जैसे कि आपको लगता है अरे हमारी ये एज हो गई, अब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर एक करेज नहीं होता है कि हम अपने बच्चे को जो है बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या आप मेहनत नहीं करेंगे? क्या आप और ज्यादा मेहनत करके उस चीज को अचीव नहीं कर सकते? तो ये करेज वाली बात होती है कि अंदर से आप में से कई स्टूडेंट्स अरे हम ये वाला एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी कोचिंग नहीं है, बहुत अच्छे नोट्स नहीं है, तो आपके अंदर करेज नहीं है, वो चीजें नहीं है, आपके पास करेज नहीं है, इसीलिए आप वो चीज नहीं कर सकते हैं। वो आपकी वैल्यू है, जो आपके पास करेज वाली वैल्यू नहीं है, इसीलिए आप वो चीज को नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारी रेगुलरिटी यानी कि नियमितता, यानी कि जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जो है कि डेली पढ़ेगा, चाहे वो 1 घंटा निकाले अपने 24 घंटे में से, चाहे आधा घंटा निकाले 24 घंटे में से, बट वो पढ़ेंगे। ये उनकी रेगुलरिटी है। जो मेरी एक फ्रेंड थी ज्योति, उनके अंदर ये रेगुलरिटी थी, वो अपने लिए डेली टाइम निकालती थी पढ़ने के लिए। और मेरा जो बिहेवियर था ग्रेजुएशन टाइम में वो था कि पहले मतलब पंक्चुअल फॉर माई वर्क, आई वॉज सिंसियर फॉर माई वर्क, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए इतना मैं कॉन्शियस नहीं थी। एग्जाम से पहले पढ़ने वाला मेरा बिहेवियर था। तो ये जो रेगुलरिटी है वो होना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस इंडियन फैमिलीज में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती हैं। जॉइंट फैमिलीज जब होती हैं तो हम लोगों को एक दूसरे का कहना भी होता है, सुनना भी होता है। तो टॉलरेंस पावर यहाँ बहुत हेल्पफुल होती है, और जहाँ टॉलरेंस पावर की कमी होती है वही फैमिली ब्रेक डाउन हो जाती है और न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल लव, यानी कि विश्वव्यापी प्रेम, यानी कि प्रति व्यक्ति को समान आदर देना, उनको प्यार देना और सभी को इक्वली ट्रीट करना। ये हमारी एनसीईआरटी के थ्रू जो लिस्ट बनाई गई है उसमें उन्होंने ये 13 हमारे वैल्यूज को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद है पार्कर ने बोला है, पार्कर ने बात की है अपनी कुछ वैल्यूज के बारे में, जैसे कि लव उन्होंने कहा है दिस इज द बेसिस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि प्रेम सभी की जीवन का बेस होता है, वो बहुत होना जरूरी है। फिर उसके बाद है हेल्थ, फिजिकल और मेंटल दोनों की बात की है इन्होंने। फिर है कंफर्ट यानी कि आराम। फिर है एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा। नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान एवं बुद्धिमत्ता। टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट एंड एफिशिएंसी इन वर्क, इस बारे में हमारे एनसीईआरटी ने बात नहीं की थी। टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट एंड एफिशिएंसी इन वर्क, ये भी हमारी वैल्यू होती है आज के टाइम में, क्योंकि दिस इज अ टाइम ऑफ कंप्यूटर, जहां पर हर चीजें आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होती हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ये इसको भी पार्कर ने उस टाइम पर, मतलब काफी पहले इन्होंने दिया होगा, मुझे ईयर तो नहीं पता है, बट पार्कर के थ्रू इन्होंने उसी टाइम पर इसको ऐड कर लिया था अपनी वैल्यूज में। फिर उसके बाद है प्ले, आर्ट एंड रिलीजन। इस तरीके से जो हमारे 9 जो टाइप्स हैं वो पार्कर ने बताए हैं वैल्यूज के। पर इन सारे टाइप को हम बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यूज और दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक मूल्य और एक्सट्रिंसिक यानी कि बाह्य मूल्य। जो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं, जो कि किसी एक व्यक्ति के अपने लिए आवश्यक होती हैं, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं ये स्वयं जो व्यक्ति करता है, जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है, अतः वो मतलब अपने आप में सुधार करना चाहता है। ये किसी व्यक्ति के जीवन के दर्शन से उत्पन्न होती है, आपकी फिलोसफी ऑफ लाइफ क्या है उससे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज डेवलप होती हैं। जैसे कि आपकी रुचियां हैं, कैपेसिटी है यानी कि क्षमता है, एबिलिटी है यानी कि योग्यताएं हैं, ये सारी चीजें क्या है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं। फिर दूसरी हमारी आती है एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, यानी कि जिन्हें हम बाह्य मूल्य कहते हैं, जो कि ये प्रयासों के द्वारा या वातावरण से एक्वायर की जाती हैं, यानी कि प्राप्त की जाती हैं। ये पर्यावरण के बाह्य दबाव द्वारा हमारे ऊपर होने वाले चेंजेस हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं से इनको सीखा है, या तो किसी फोर्स के कारण सीखा है या फिर इनडायरेक्टली सीखा है। ये हमारे बिहेवियर में इंटरनली बिल्ड नहीं थी और ना ही हमारी ये फिलोसफी ऑफ लाइफ में एस्टेब्लिश थी, ये हम सीख रहे हैं। जैसे कि सोशल वैल्यू है, हमें दूसरों का रिस्पेक्ट करना है, हमें गिविंग बिहेवियर रखना है, हमें लालच नहीं करना है, ये हमारी सोशल वैल्यू है। आर्थिक मूल्य कि हमें कहीं भी आपको मतलब किसी के पैसे को चुराने की इच्छा नहीं रखनी है, जितना है उतने में आपको एडजस्ट करना है, तो ये हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है। फिर है सांस्कृतिक मूल्य, सभी को आदर देना, सब सर्वधर्म समभाव वाली बात,
फिर उसके बाद समय पाबंदी एवं नियमितता, यानी कि आपकी पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी, और उसके बाद है पढ़ाई में एकाग्रता, यानी कि कंसंट्रेशन इन स्टडीज। ये हम कहाँ से सीखते हैं? हमारे टीचर स्कूल में जब बार बार कहती है कि नहीं आपको ऐसे काम करना है, नहीं ऐसे करना चाहिए, आपके ही बगल में बेंच पे बैठे हुए बच्चे को जब प्रेज किया जाता है तब आप ये सारी चीजें एक्सट्रिंसिक वैल्यूज जो है ये ऐसे सीखी जाती हैं। फिर उसके बाद है हमारे जो लिंडसे थे, उन्होंने भी कुछ अपनी वैल्यूज को बताया है, जैसे कि थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि सैद्धांतिक कुछ मूल्य होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है इकोनॉमिक वैल्यूज और एस्थेटिक वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज। फिर इसके बाद हमारा जो हमारे लिंडसे हैं, उन्होंने जो वैल्यूज बताई थी उसमें उन्होंने बोला था जो आपकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है उसमें उन्होंने पैसे को जमा करना, सेविंग्स करना, धन संचय की बात कही थी। और जो हमारी सोशल वैल्यूज होती हैं उन्होंने बोला था कि गरीबों के लिए जैसे कि आश्रम बनवाने का काम करवाना चाहिए, ये उन्होंने कुछ तरीके से डिस्क्राइब किया था। पॉलिटिकल वैल्यू में उन्होंने कहा था कि लीडर बनो लेकिन निष्पक्षी लीडर बनो और अपने फायदे के लिए काम ना करके दूसरों के लिए काम करो। फिर उन्होंने रिलीजियस वैल्यू में कहा था कि भगवान में इंटरेस्ट लेना, मतलब उनके जो हमारी बुक्स हैं, जो हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, उसमें ये देखना कि हमें क्या करना है क्या नहीं, उस चीज को डिस्क्राइब किया गया है। तो इन चीजों के बारे में लिंडसे ने बात की थी। थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि सैद्धांतिक मूल्यों में कहा था कि हमें झूठ नहीं बोलना है, सभी से प्यार करना है, मतलब जो हमारे सिद्धांत होने चाहिए हमारे जीवन के, उनके बारे में उन्होंने बात की है। इस तरीके से आज हमने यहाँ बात खत्म कर लिया है अपने वैल्यूज वाला टॉपिक। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे गोल्स के बारे में। आई होप आपको वैल्यूज अच्छे से समझ में आई होंगी, पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फेसबुक चैनल पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने इंस्टाग्राम पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है, जैसे कि अगर मैं कोई किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ या फिर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है, आप पर्सनली डीएम करके मुझसे वहां पूछ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। Thank you for watching my video, and if you are a new visitor then subscribe my channel and don't forget to press the bell icon as well. Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.